श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। आज बेहद खास दिन है। आज के दिन हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। और ये दिन खास होता है क्योंकि हम डॉक्टर्स की हमारे जीवन में जो भूमिका होती है, उसकी जो अहमियत होती है, उसको रेखांकित करने के लिए 1 जुलाई को 1991 से प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो आज के दिन को खासकर हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे क्योंकि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सुमित रावत और डॉक्टर आशीष जैन, इन लोगों ने एक रिसर्च किया है, शोध किया है। उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और क्या था ये शोध और कितना महत्वपूर्ण है ये चिकित्सा विज्ञान के लिए, चिकित्सा जगत के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर आशीष जैन। आप प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं शिशु रोग विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से, और डॉक्टर सुमित रावत आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और नोडल ऑफिसर हैं वायरोलॉजी लैब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया पधारने के लिए। धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं से रूबरू होने का जो मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमने बताया कि 1 जुलाई को प्रतिवर्ष हम डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। हर व्यक्ति का डॉक्टर से आमना सामना, रूबरू होना कहीं न कहीं जीवन में होता रहता है। तो डॉक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। चूंकि आज 1 जुलाई है, तो इस दिवस के बारे में डॉक्टर आशीष जैन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज के विकास के लिए सभी वर्गों का एक अपना महत्व होता है। समाज के विकास के लिए जैसे हमें चिकित्सक चाहिए, शिक्षक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, उसी प्रकार डॉक्टरों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमें बहुत खुशी है कि हम अपने प्रोफेशन के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए योगदान दे पा रहे हैं। खासतौर पर पिछले 2 वर्ष में कोविड के दौरान समाज को भी और हमें भी अपनी भूमिका का, डॉक्टरों की भूमिका का समाज में और अच्छे से एहसास हुआ है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि नॉर्मल जो दिवस होते हैं, सामान्य दिन होते हैं, उस दिन तो हम डॉक्टर्स को लगातार काम करते हुए, मरीजों की सेवा करते हुए तो देखते ही हैं। लेकिन कोरोना काल एक ऐसा समय रहा है कि डॉक्टर्स एक फ्रंट फाइटर्स के रूप में समाज में कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में सबसे सामने आए और खुद की जान की परवाह न करते हुए 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहें। निश्चित रूप से इस बात के लिए भी ये शुक्रिया करने का दिन है, हम डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं, तो ये शुक्रिया अदा करने का एक बहुत शानदार तरीका है। डॉक्टर सुमित रावत, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने भी बहुत अनुसंधान किया, शोध किया, आपके वायरोलॉजी लैब के आप इंचार्ज रहे, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था। तो डॉक्टर्स डे खासकर कोरोना के काल में आप उसको किस रूप में देखते हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर्स डे जो है ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि हमारे बीच में एक महान डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कलकत्ता में डॉक्टर थे और जिन्होंने मानव सेवा के लिए अपनी पूरी जीवन को लगा दिया, पूरे जीवन काल में वो काम करते रहे। तो उनके जो स्मृति है उसमें अपन डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और अगर अपन बात करें कोरोना की, तो कोरोना में भी कुछ ऐसा ही हुआ जो हमें देखने मिला कि डॉक्टर्स को अक्सर अपने घर से बाहर रहना पड़ा। कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो कि घर और फैमिली को छोड़ के पूरी तरह से अस्पताल में ही शिफ्ट हो गए और उन्होंने पूरे टाइम अस्पताल में ही रहकर कार्य किया और कई दिनों तक घर नहीं गए और वहीं खाना पीना सोना सब कुछ होता रहा। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि दुखद कई घटनाएं भी देखने को आई कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें से एक जाने माने हमारे डॉक्टर अग्रवाल सर जो दिल्ली एम्स के रहे हैं, उनको भी हमें खोना पड़ा। तो इस तरह की वाकया भी हमें सामने फेस करने पड़े। तो ये 2 वर्ष काफी मुश्किलों से भरे हुए थे। जी, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल वक्त था और अपने साथियों को भी आप लोगों ने खोया। डॉक्टर आशीष जैन, कोरोना काल में काम करते हुए, मरीजों का इलाज करते हुए एक बहुत नई चीज आप लोगों ने नोटिस की और जिसके ऊपर आप लोगों ने काम किया, शोध किया, अनुसंधान किया, उसका बाद में पब्लिकेशन भी किया और उसकी गूंज जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सुनाई दी, बहुत चर्चा हुई उसकी। तो वो शोध कार्य क्या था, कैसे आप लोगों के दिमाग में वो चीज आई? निश्चित ही मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कोरोना की पिछले साल 2021 में मई और जून में पीक आया था, जिस समय अस्पताल पूरे भरे हुए थे। तो कोविड के मरीजों से तो अस्पताल भरे हुए थे, लेकिन अन्य प्रकार के सभी मरीज अस्पतालों में नहीं थे, चाहे हड्डी वाले हों या सर्जरी वाले हों। और बीमारियां लगभग गायब हो गई थी क्योंकि लोग अपने घरों में थे, मिलजुल नहीं रहे थे, हवा स्वच्छ थी, खाना पीना अच्छा था, लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, हेल्दी लाइफ स्टाइल सभी ने अपनाई थी। फिर भी हमने देखा कि जुलाई के आसपास कई बार ऐसे बच्चे आए हमारे पास जो पीलिया से ग्रसित थे और उनमें उसके अलावा और कोई, जब अस्पताल पूरे खाली हों, वार्ड पूरे खाली हों और एक ही प्रकार की बीमारी के बहुत सारे मरीज हों, तो हमें एक संदेश होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने जो पीलिया हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, तो पीलिया के ऐसे काफी सारे बच्चे प्राइवेट क्लिनिक्स में आए, प्राइवेट हॉस्पिटल में और बीएमसी में भी आए। तो हमने जो अन्य कॉज रहते हैं हेपेटाइटिस के, उनको रूल आउट किया। हेपेटाइटिस बी भी नहीं था, सी भी नहीं था, ई भी नहीं था, टाइफाइड भी नहीं था और कोई कारण दिख रहा है। तो हमने सोचा कि कहीं ये कोविड से संबंधित तो नहीं है। फिर हमने उनकी कोविड की जांच कराई तो उनकी कोविड की जांच तो नेगेटिव आई, लेकिन एक कोविड एंटीबॉडी टाइटर होता है। कोविड एंटीबॉडी टाइटर मतलब आपको ये बताया था कि आपके पिछले 2 या 3 महीने पहले आप
कोविड की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो इस बीमारी से समझ में आया कि ये बच्चे थे जिनको 2 या 3 महीने पहले कोविड की बीमारी हुई थी, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं आए थे। उस समय बच्चे पूरे स्वस्थ रहे, उनके घर वालों को भी पता नहीं चला, और उसके लेट मैनिफेस्टेशन के रूप में 1.5 या 2 महीने बाद बच्चों को पीलिया हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोविड एक नई बीमारी है और हर बीमारी के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग हिस्सों को ये अफेक्ट कर सकती है, और इसके पूरे जो सिम्टम्स अभी तक डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। तो जैसे कोविड में सामान्यतः एक इंप्रेशन है जनता का कि उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन उससे दस्त भी लग सकते हैं, उससे झटके भी आ सकते हैं, उसका बीपी भी कम हो सकता है। तो और नए नए मैनिफेस्टेशन सामने आते जा रहे हैं। तो हमने हेपेटाइटिस पर फोकस करके ये पता लगाया है कि लेट मैनिफेस्टेशन के रूप में पीलिया हो सकता है कोविड के इन्फेक्शन के रूप में। फिर हमने इनके केस की जानकारी इकट्ठी की और इनको पेपर में पब्लिश होने के लिए भेजा। तो पूरी दुनिया का ध्यान, मेडिकल फ्रेटर्निटी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ कि कोविड भी एक पीलिया का कारण हो सकता है। यानी कोविड के बाद बहुत सारे लक्षण व्यक्ति के शरीर में आते हैं, रोगी के शरीर में आते हैं, और कई बार जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं, यानी जिनमें लक्षण पता नहीं चलता है, वो अपने आप को तो मरीज कभी मानते ही नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ लक्षण आ सकते हैं। और खासकर बच्चों की यदि हम बात करें, क्योंकि ये रिसर्च पेपर जो है बच्चों के ऊपर खासकर केंद्रित किया गया है, तो बच्चों में पीलिया के लक्षण आना शुरू हुआ। और आपने बताया कि उस समय इन्फेक्शन के केसेस 0 थे, मरीज नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से इस तरह के केसेस आने लगे। तो डॉक्टर सुमित रावत, आपसे हम यहां पर जानना चाहेंगे, कैसे आप लोगों ने डाटा को कोरिलेट करना शुरू किया, इस दिशा में काम करना शुरू किया, और बाकी मेडिकल कॉलेजेस या क्लिनिक्स पे आप लोगों ने कैसे एक समन्वय स्थापित किया और सब जगह से डाटा कलेक्ट करके इसको पुख्ता करने का काम किया? जैसे ही हमारे पास इस तरह के केस आने शुरू हुए तो मेरी डॉक्टर आशीष से और बाकी जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे बातचीत हुई। तो हमने, क्योंकि मैं लैब देखता हूं, वायरोलॉजी देखता हूं, बाकी टेस्टिंग भी देखता हूं, तो हमने सभी प्रकार के टेस्ट किए जो कि नेगेटिव आ रहे थे। तो ये हमारे लिए भी बड़ी उलझन वाली चीज थी कि किसी भी हेपेटाइटिस आमतौर पर जो करने वाले कीटाणु और विषाणु होते हैं, किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था। बाद में जो कोविड एंटीबॉडी है वो हमें पॉजिटिव मिली। तो इसको लेकर हमने सारे शहर के डॉक्टर्स को भी अलर्ट किया, सागर के जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के विशेषज्ञ हैं, उन सब से संपर्क किया और उनको बताया इस तरह के कोई भी केस अगर आप आए तो हमारे पास भेजिए और हम उसकी कोविड एंटीबॉडी करेंगे। तो ज्यादातर में हमें कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली। इसके बाद फिर हमने और इसके अलावा क्या जांच कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने पीजीआई के जो हमारे वायरोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर रथो, उनको कांटेक्ट किया। हमने एम्स भोपाल में भी कांटेक्ट किया, जो वायरोलॉजी लैब है वहां पर। तो सभी लोगों से मिलके और हम इसके अलावा और भी जितने टेस्ट कर सकते थे वो हमने सारे परफॉर्म करे। और इससे हमें फायदा ये हुआ कि जब हमने पीजीआई में बात की तो इस स्टडी को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से कर पाए और हम उसका स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा एक एक टेस्ट करते गए। और हमने ये जो जितने भी लक्षण वगैरह थे इनको प्रॉपरली एक हमने रिकॉर्ड बनाया इनका, और फिर इससे हमें हेल्प मिली कि हम उसको पब्लिश कर पाए। और जब हमने इसको पब्लिश किया तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद ऐसे बहुत सारे केसेस और भी आएंगे, परंतु जितनी हमारी उम्मीद थी इसकी चाल थोड़ी धीमी थी। धीरे धीरे देखने को मिले, पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, कुछ हैदराबाद में मिले, कुछ इजराइल में मिले, फिर कुछ ब्राजील में मिले, फिर धीरे धीरे करके और भी देशों में ऐसे केसेस मिले। तो WHO ने भी, फिर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भी इस डिजीज को नोटिफाई किया और अभी विश्व में लगभग 500 से ऊपर केस मिल चुके हैं, जिसमें 37 केस जो थे हमारे पहले स्टडी में, और इसके अलावा दूसरी स्टडी में 20 केसेस पे हमने और स्टडी की थी। तो अब पूरे विश्व में काफी सारे केसेस इस तरह के। बड़ी बात है कि शुरू में आप लोगों ने काम किया इसके ऊपर और चिकित्सा जगत का ध्यान इसके ऊपर गया, और उसका परिणाम ये रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पूरे विश्व में, उसका भी ध्यान इसके ऊपर नोटिफाई किया और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च कार्य चल रहा है। डॉक्टर आशीष जैन, यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे इसका थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट, कि आमतौर पर यदि हम बात करें तो हेपेटाइटिस के मरीज तो वैसे भी आते हैं, चूंकि आपने दोनों तरह के हेपेटाइटिस के मरीजों को देखा हुआ है, यानी वो मरीज जिनमें लीवर का इन्फेक्शन होता है, लीवर का संक्रमण होता है, तो आपको दोनों में क्या बुनियादी फर्क नजर आया? देखिए, सामान्य तौर पर हम पहले देख लें कि हेपेटाइटिस के मरीज कैसे हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। तो सामान्यतः बच्चों को बुखार आता है, 2 या 3 बार उनके पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चे की भूख कम हो गई है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कभी कभी बच्चे को उल्टियां भी होने लगती हैं, और कुछ 2-4 दिन बाद बच्चे की आंखें पीली दिखने लगती हैं। ठीक है, स्थिति कई बार ज्यादा सीरियस हो जाए तो बच्चे खाना पीना कम कर दे, फिर पलंग पे मतलब लेट जाते, बहुत सुस्त हो जाते, कई बार बच्चों को ऐसे भर्ती करना पड़ता है। तो ये सामान्यतः हेपेटाइटिस के मरीज होते हैं। हेपेटाइटिस का जो मुख्य कारण जो हेपेटाइटिस वायरस A है, B है, E है, डेंगू में भी हेपेटाइटिस होता है, मलेरिया में भी हेपेटाइटिस होता है। ऐसे हेपेटाइटिस के मैं बोलूंगा बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस करा सकते हैं। जो कोविड के दौरान जो मरीज आ रहे थे उनमें हेपेटाइटिस के अन्य जो कारण थे वो सभी नेगेटिव आ रहे थे और वो सभी हाई ग्रेड फीवर में आ रहे थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो बाकी हेपेटाइटिस रहते हैं उनमें कभी कभी लीवर फेल्योर भी हो जाता है, एक्यूट लीवर फेल्योर बोलते हैं, जिसमें बच्चे को झटके आ जाते हैं या खून का जमना बंद हो जाता है, बच्चा सीरियस हो जाता है,
कई बार हम बच्चों को नहीं भी बचा पाते हैं। लेकिन जो कोविड रिलेटेड हेपेटाइटिस जो हमारे पास केसेस आए, इनमें किसी में भी कोई मार्टलिटी नहीं हुई। बुखार तो उनको आया और 4 दिन के अंदर ज्यादातर मरीज ठीक भी हो गए। इनमें हमें कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं देनी पड़ी, उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, हायर एंटीबायोटिक्स भी नहीं देनी पड़ी और वो सभी ठीक होके गए। ये एक विशेष बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बीमारी का कारण मालूम रहता है तो फिर हम घबराना कम कर देते हैं। बस ये है, क्योंकि दूसरे प्रकार के हेपेटाइटिस कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। कोविड के हेपेटाइटिस में अभी तक कोई भी जान जाने की खबर या रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। कोविड रिलेटेड जो हेपेटाइटिस था उसमें आपको जो है ये अंतर समझ में आया कि वहां पे प्राणघातक जो है सिद्ध नहीं हुआ और ये बहुत संतोष की बात थी। और जब आपको काज पता होता है, कारण पता होता है, तो आप मरीज का बहुत बेहतर तरीके से इलाज कर पाते हैं। इसलिए चीजों का डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी होता है, खासकर जो विज्ञान के, मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। डॉक्टर सुमित रावत, यहां पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने मरीजों को देखा, आपने एक केस सीरीज शुरू किया और ये उसी टाइम पीरियड में जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तो आपने अलग अलग 2 केस सीरीज आप लोगों ने किया। तो उस केस सीरीज के बारे में बताइए और कैसे आपने प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स जो थे उनको लिया और मेडिकल कॉलेज के डाटा को लिया। जी, इसमें हमने यही किया कि हमने सभी अस्पतालों से और जितने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं सभी से समन्वय स्थापित किया और उनको पूछा और इसके खास तौर से जो लक्षण सामने आ रहे थे इसके बारे में हमने इन्फॉर्म किया कि इस तरह के कोई भी केस आते हैं तो हम उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके सैंपल्स हमने बीएमसी में मंगाए और एंटीबॉडी टेस्टिंग के अलावा और भी जो टेस्ट उनके हो सकते थे, जैसे हेपेटाइटिस कई बार ए और ई इनके टेस्ट बाहर नहीं हो पाते, तो हमने सभी प्रकार के टेस्ट इनके किए और साथ ही सबकी हिस्ट्री और अगर जिनकी सोनोग्राफी हुई थी या जो भी और दूसरे टेस्ट हुए थे तो वो सारे हिस्ट्री वगैरह हमने कोलैबोरेट करके स्थापित की। तो ये अलग अलग लेवल पे बाद में तक चलता रहा, क्योंकि ये हमने क्या है दोनों डायरेक्शन में किया। जो सेम टाइम पे पेशेंट आते जा रहे थे उनके लिए भी किया, प्लस जो ऐसे केसेस हो चुके थे, बीत गए थे, जैसे हमें बाद में पता चला कि कुछ हॉस्पिटल में ऐसे केस एडमिट हुए थे जो ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर जा चुके थे, तो उनका डेटा और उनके सैंपल्स या जो भी हमको डेटा मिल सकता था वो भी हमने वहां से मंगाया और उसके ऊपर भी एक स्टडी की। तो इस तरह हमारी 2 स्टडी हो गई, पहली जो हमारी साथ साथ चलती जा रही थी और एक जो हमने डेटा बाद में मंगाया उसके ऊपर भी एक केस सीरीज बन गई। तो दोनों को अलग अलग लेने का आपके रिसर्च में कुछ फायदा मिला, कुछ डाटा में कुछ आपको लगा कि अंतर आया या अनुसंधान कार्य था उसमें और मजबूती हुई? इसमें क्या रहा कि पहला जो हमने देखा था इसमें हम ज्यादा एलैबोरेट स्टडी कर पाए कारणों को लेके, लेकिन कुछ लक्षणों को लेके जो था हमारे, क्योंकि कुछ हमको जो रिट्रोस्पेक्टिव में हमको एक्स्ट्रा पेशेंट्स मिले तो उनके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ऐसे भी थे जो हम उस समय नहीं कर पाए थे, तो वो वाला डेटा भी हमारा, क्योंकि हम अब उस स्टडी में शामिल नहीं कर सकते थे, वो ऑलरेडी बन चुकी थी, तो उसको इसीलिए हमने दूसरी स्टडी में शामिल कर लिया। निश्चित रूप से दोनों प्रकार की जो आपने बताया कि स्टडी हुई वो निश्चित रूप से आपके शोध कार्य को और मजबूती प्रदान ही करेगा। डॉक्टर आशीष जैन, आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि इस तरह की चीजों का, आपने बोला कि कॉज पता होता है, कारण पता होता है तो मरीज का इलाज करना आसान होता है, तो आपने जो रिसर्च किया इसके कॉज से आपको लगता है कि जो परिणाम इससे निकले उसको अगर आप डॉक्यूमेंट कर पाने में सफल रहें तो ये किस हद तक जो है चिकित्सा जगत में एक परिवर्तन लाएगा? निश्चित ही मैं कहना चाहूंगा मेडिकल साइंस एक एवर एक्सपांडिंग फील्ड है जिसमें जो नॉलेज है हमेशा बढ़ता ही रहता है और ये नॉलेज बढ़ता है इस प्रकार के शोधों से ही आगे बढ़ता है। शुरुआत में हमारे पास आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले मेडिकल साइंस जब डेवलप नहीं था तो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशंस किए, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को डॉक्यूमेंट किया और वो उनका जो नॉलेज था, उनके जो शोध थे उनको टेक्स्ट बुक में, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके टेक्स्ट बुक में उन्होंने शामिल किया और फिर आगे आगे जो है उन्होंने उस शोध को आगे बढ़ाया। इस प्रकार आज हमारे पास ज्यादातर बीमारियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन ये एक नई बीमारी है, इसके है ना सभी मैनिफेस्टेशन अभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसके बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने ये जो रिसर्च की है ये आगे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो इसका महत्व मैं बोलूंगा कि आम जनता से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए काफी ज्यादा रहेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स, टीचर्स, पूरी चिकित्सा जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये रिसर्च। डॉक्टर सुमित रावत, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, इस रिसर्च को आपने पब्लिश किया, बहुत सी जगहों पर चर्चा हुई इसकी, आपको कहीं इनवाइट भी किया गया, आमंत्रित भी किया गया है अभी इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए, बताने के लिए? जी, अभी नवंबर 2022 में जो वर्ल्ड पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो पूरे विश्व से, जिसमें विशेषज्ञ आते हैं और शिशु रोग जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये अमेरिका की जो सोसाइटी है उसके द्वारा किया जाता है इसको आयोजित। तो इस बार जो फ्रांस में पेरिस में होने जा रही है तो उसके लिए लेक्चर देने के लिए और जो डेटा है और जो स्टडी है सभी से शेयर करने के लिए इस वर्ष ये जो है उनकी तरफ से आमंत्रित किया गया है। जी, निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है और यहाँ पर तो हमने चर्चा बहुत विस्तार से की कि कैसे आपका ये शोध कार्य रहा और कैसे ये आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर आशीष जैन, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि कोरोना के केसेस जैसे हैं कि कभी सुनने में आता है कि कोरोना खत्म,
समाप्ति की ओर चला गया, लेकिन फिर सुनने में आता है रह रह के कहीं कहीं क्षेत्रों में कि वो फिर उभार पे आ गया, स्पाइक होने लगता है। अभी फिर से जो है कोरोना के केसेस कुछ जगहों पे बढ़ रहे हैं, कुछ पॉकेट्स में। तो आपका क्या कहना है कि इस केसेस को रोकने के लिए, समूल नाश करने के लिए, समाप्ति करने के लिए वैक्सीनेशन और सावधानियों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना एक नया वायरस है जो दिन प्रतिदिन अपने रूप बदल रहा है, और जो नया वेरिएंट आएगा वो कैसा रहेगा हमें मालूम नहीं। तो इसके बारे में सबसे बेहतर ये कि हम अपनी सुरक्षा गार्ड्स जो हैं, हम अपनी सावधानियां, उनको बिल्कुल भी कमी ना लाएं। भले ही आज केसेस कम हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन मॉर्टेलिटी नहीं हो रही है, अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं है, इसके बावजूद भी हमें अपनी सावधानी में, एहतियात में कोई कमी नहीं रखना चाहिए। हमें अपना खान पान अच्छा रखना होगा, जहां तक हो सके मास्क का प्रयोग जारी रखना है, और सबसे जो आवश्यक बात यह है कि हमें वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। देखिए, जब शुरू में वैक्सीन आई थी तो हम देख रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कितने परेशान थे। आज केसेस कम हो गए हैं, तो अधिकारी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप आएं और आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन है ना, शायद एक्सपायर ना हो जाए। बच्चों में भी हमने देखा कि कई बार स्कूल में थे तो पहला डोज तो लग गया, लेकिन दूसरा डोज बच्चों ने लगवाई नहीं। 65 प्लस के थे, उन्होंने 2 डोज लगवाए। सरकार ने उनसे बोला कि आपको प्रिकॉशनरी डोज लगवाना है, तो वो लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो मैं उन सभी से आकाशवाणी के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। जो 65 प्लस के हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी तीसरी डोज लगवाएं। जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई तो पहली डोज लगवाएं, दूसरी डोज लगवाना है तो दूसरी डोज लगवाएं। शीघ्र ही गवर्नमेंट 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन चालू करेगी, तो आप प्लीज वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है, गेम चेंजर साबित हुआ है, मैं ऐसा कह सकता हूं। कोरोना से लड़ाई में गेम चेंजर साबित हुआ है वैक्सीनेशन कोरोना की लड़ाई में। डॉक्टर सुमित रावत, आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम पूरे कार्यक्रम को कोरोना के इर्द गिर्द ही इसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी एक महामारी के रूप में और संकट के रूप में पूरी मानवता के सामने प्रस्तुत हुआ है। तो आपका क्या कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए, वैक्सीनेशन के लिए खासकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पहली और दूसरी डोज लगा ली है, और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए अभी जो बूस्टर डोज है वो भी काफी, प्रिकॉशनरी डोज जो है वो भी काफी आवश्यक है, तो उसको हल्के में ना लें। अभी प्रिकॉशनरी डोज लगवाना जरूरी है। और अभी जो नए डोजेज आए हैं, इसमें क्या है, जो कुछ चेंजेस आए थे बीच वाले वेरिएंट्स के, वो भी शामिल कर लिए गए हैं, तो वो लगवाना बहुत जरूरी है। और जो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आया है, वो भी काफी शोध के बाद और काफी मेहनत के बाद तैयार किया गया है, तो इसीलिए, और इसकी सेफ्टी काफी अच्छी एस्टेब्लिश्ड है, तो इसलिए इसका भी लगवाना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार इवॉल्व होता रहता है। तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे अभी BA4 और BA5 अभी हाल ही में जो इस मंथ में चल रहा है, जून के मंथ में, तो उससे सुरक्षा देने के लिए इसको कारगर बताया गया है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आपने, जैसा कि डॉक्टर आशीष जैन ने कहा, कि गेम चेंजर है कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर आशीष जैन, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, और डॉक्टर सुमित रावत, एसोसिएट प्रोफेसर नोडल ऑफिसर वायरोलॉजी लैब, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए और डॉक्टर्स डे के ऊपर हमारे श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। ये दिन है शुक्रिया अदा करने का डॉक्टर्स को, तो हम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच आए और हमारे श्रोताओं से आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।